दलित समाज के जितने भी नेता अपने रूज पर पहुंचे हैं, उनको बदनाम करने का काम हमेशा किया गया, पीटी बनाया जाता है। तो हमें लगता है ऐसा कि चंद्रशेखर और मायावती एक दिन जरूर मिलेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। भाजपा सरकार जो है वो ताम दाम दंड सारा सब कुछ अपना तो सत्ता में बना रहना है। हमने चाहे वोट चोरी करके मतलब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं। यहाँ तक आरएसएस का सवाल है, उनकी आय का स्रोत क्या है और उनको जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इस कारण दी सुरक्षा वो हमारा पैदा टैक्स का पैसा है। ये बुराई तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्ता से जो आरक्षण है उसका गैर विरोधी होता है। और जब दलित पर उत्पीड़न होता है, सीबीआई को सुविधा ही देता, अभी मटका पे स्कूलों में पानी पीने से बच्चों को मार दिया जाता है। तो बिहार के लोग पूरे भारत में काम इस जगह से उस जगह जा करके, लेकिन सत्यापन के नाम पर जिस तरह से बिहारियों को परेशान किया है, वहाँ तो वो 10-10 हज़ार की ब्रेक दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं बिहारियों की, और यहाँ पर ऐसा परेशान करते हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क से आए हैं और ये आतंकवादी है, उग्रवादी। कोई 3 तलाक ले रहा है, महिलाओं को बनने के महिलाओं को लेकर 3 तलाक के कौन की महिलाओं को ये बरेलियों में करवा अलग ही मोहम्मद बोलने पर, किसी से प्यार जताने पर तो अपराध होता है। मैं आई लव भीम बोलता हूँ, क्या बोलूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। आप आई लव गणेश बोलो, आई लव महादेव बोलो, तो आपने मुझे कर सकता। तो फिर भगवान का हमारी इस पर आता है तो उसको मोहब्बत जताता है, तो बुरा कहते हैं, वो ये कहते हैं आई हेट महादेव, तब मुकम्मल दर्ज होना चाहिए। आई हेट मोहम्मद दर्ज होना है। तो ये एक सोचे समझी रणनीति है कि जो दबंग होता है, जो गुंडा वाला है, उनके कितने मुकदमे सबको पता है। तो जब ऐसे लोगों को पावर दे दोगे तो फिर ये हो नहीं है। एक शरीफ आदमी जिन्होंने 20 साल समाज सेवा करी है, उसको चुनाव में खड़ा करा 5,000 लोग, उन्होंने 5,000 लोगों को खून दिलवा दिया। फिर एक गुंडा बदमाश जो सबको ड्रा करे रहा हो, उसके पीछे भीड़ चली जाती है, वो जीत जाएगा। जिसपे हिस्ट्री शीट में हमारा जो बड़ी बात है वो नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर, और मैं उत्तराखंड स्टेट से पर्टेन करता हूं, तो उत्तराखंड स्टेट में किस प्रकार से आज के दिन में राजनीति गर्मा चुकी है और साथ में पूरे देश भर में जो है यहाँ पर भी राजनीति, और किस प्रकार से भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी इस पर क्या काम कर। आज हम पहुंचे हल्द्वानी सिटी में। हम बात करेंगे नफीस अहमद खान साहब से, जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सर, भीम आर्मी जो कि 2015 में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, स्थापित किया गया था। अब सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत अब आज के दिन में बन चुकी है। यह संगठन दलितों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज को उठा रहा है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या भीम आर्मी का असली मकसद सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित है, या फिर चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या भीम आर्मी को एक आंदोलन से एक राजनीतिक शक्ति में बदलने का निर्णय क्या सही रहा है, और क्या इससे दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की सच्ची रक्षा हो पाएगी, या फिर यही जो है और पार्टियों की तरफ जो है सत्ता की दौड़ में फंस जाएगा? खान साहब प्लीज। देखिए सर, हमारा जो भीम आर्मी का संगठन बना और हमने सड़कों पर बहुत बड़े आंदोलन करे, लगातार हमारे चंद्रशेखर जी लगे रहे और हल्के हल्के हमारा संगठन बहुत बड़ा विस्तार लेता गया। लेकिन सड़कों की लड़ाई अलग होती है और सत्ता में बैठ के लड़ाई अलग होती है। हम सड़कों पर कितना आंदोलन कर सकते हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा जो अब सोच ये थी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की कि जब तक हम सत्ता में काबिज नहीं होंगे, जब तक हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। हम लोगों को न्याय तो दिलवा सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ लड़ सकते हैं, न्याय देना ना देना ये भी सरकारों का काम है। तो जब हम सरकारों में पहुंच जाएंगे तब हम सही से न्याय दिलवा पाएंगे। अपने जो हमारे दबा कुचला समाज है उसको हम न्याय दिलाने के लिए आगे रहेंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसीलिए एक राजनीतिक संगठन बनाया गया। तो खान साहब, उत्तराखंड के अंतर्गत अभी तक जो है आपने कहां तक, कितने लोग आपके इस आजाद समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, और क्या क्या इसके आने वाले आगामी 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड के, उस पर आपकी क्या प्लान है? ये हमारा संगठन बहुत बड़ा विस्तार ले चुका है। उत्तराखंड के अंदर भी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं।
और 2027 के अंदर हमें पक्का यकीन है कि हमारे यहाँ से 4-5 सीटें आनी है। यूपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। यूपी के अंदर जहाँ आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर हमारी कम से कम 3 सीटें तो हमें कंफर्म दिख रही है फिलहाल। आगे हमारा भविष्य जो है, हम और कितना आगे करते हैं, कितनी जनता की आवाज़ उठाते हैं, कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। तो अगर हमसे हमारा वजूद बना तो हो सकता हम सत्ता बिना हमारे बिना सत्ता बिना बने। तो खान साहब, चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्हें उर्फ रावण कहा जाता है, आज वो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भीम आर्मी के वो संस्थापक हैं और कई मुद्दों पर और बहुजन समाज के लिए कई मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आपको विदित है। जैसे कि काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है, राजस्थान में हत्या पर जो है न्याय की बात की जा रही है और कई सामाजिक सुधारों की जो है वकालत आज उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या उनकी राजनीति सिर्फ सामाजिक सुधार और बहुजन अधिकारों के लिए या सत्ता के रास्ते में आने वाले अपने प्रभाव को बढ़ाना है? क्या आपको लगता है कि उनकी जो समाज सेवा और राजनीति के बीच का क्या संतुलन सही हो रहा है? क्या वो एक सच्चे समाजसेवी या सिर्फ अपने राजनीतिक पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके बयान और राजनीतिक कदमों से ये लग रहा है कि उनका ध्यान सिर्फ अपनी ताकत और सत्ता पर है, या चंद्रशेखर आजाद का एजेंडा समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना है? कि प्लीज इसको क्लियरिफाई करें। देखिए, जब आदमी किसी सत्ता में बैठ जाता है और जब उसको एक जिम्मेदारी मिल जाती है तो किसी विशेष समुदाय का नहीं रहता। वो हर उस व्यक्ति का सांसद या विधायक या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है कि जिसने वोट दिया है उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, और जो देने ही नहीं गया उसका भी। सरकारें जो होती हैं वो ये होती हैं कि हमारे एक समाज सेवा के लिए बनाई जाती है। हम अपने टैक्स के रूप में समाज को, सरकार को पैसा देते हैं कि ये रहा पैसा, हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप हमारे विकास के लिए योजना बनाएं। तो योजनाएं वो हर वर्ग के लिए बनती हैं। इसी तरह चंद्रशेखर जी आज भले ही हमारे पिछड़े दबे कुचले की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता के अंदर पावर में पहुंचेंगे तो पूरा समाज उनका इर्द गिर्द रहेगा और हर एक व्यक्ति का, जहाँ चाहे वो टॉप पर हो चाहे सबसे निचले पावदान पर हो, सबका विकास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी चाहिए। तो हमारा मत यही है कि आप जिस तरह से हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं, 72 घंटे सोते नहीं है, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, तो उनकी जो पकड़ बनी है समाज के अंदर, आप यूपी में देखिए, उनकी एक आवाज में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बिना पैसे के। लोग तो पैसा इकट्ठा करके, पैसा दे करके, बसें भेज करके मंगाते हैं। वो एक पैसा खर्चा नहीं करते, बल्कि लोग और उनको जाकर दे देते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं। तो चंद्रशेखर का जो कद है आज बहुत बड़ा बढ़ चुका है। तो खान साहब, आप उत्तराखंड की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी, वो उत्तराखंड की राजनीति को किस प्रकार से देखती है? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति ये थोड़ा यहाँ पर गैप इसलिए है कि यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल का अलग अलग समुदाय के लोग माने जाते हैं, कहते हैं लोग। प्लेन और पहाड़ भी है, तो यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन हमारा जो मैदानी इलाका है उसके अंदर ऐसी बातें नहीं है। पहाड़ के अंदर क्यों, हमारी मायावती बहन जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पहाड़ से उनकी एक सीट तब भी नहीं आई। तो हमें पहाड़ से हम ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीद हमें वहाँ से भी है। और इधर हमारे हरिद्वार वगैरह साइड से, हमारी और देहरादून साइड से बहुत अच्छी उम्मीदें हमें है हमारे सरकार में भागीदारी अवश्य होगी। तो खान साहब, जैसे आपने कहा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, मेनली मैं बागेश्वर से ही पर्टेन करता हूँ। बागेश्वर मेरा रवाई खाल ग्राम पड़ता है, उस इलाके से मैं मिला, मेरी स्कूलिंग बचपन मेरा बागेश्वर बीता है। लेकिन हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसके आपने मायावती बहन जी का नाम लिया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है लखनऊ के अंतर्गत जो है मायावती ने, जो कि बीएसपी की पार्टी है, उन्होंने एक विशाल रैली करी थी। तो आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो मायावती बहन है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आपके साथ मिलकर काम कर रही है, अलग काम कर रही है? देखिए, दलित समाज के जितने भी नेता अपने उरूज पर पहुंचे हैं, उनको बदनाम करने का काम हमेशा किया गया है। चाहे लालू प्रसाद यादव में उन्हें चारे घोटाले की तरफ फांसा गया, जहाँ अवैध जो है वो उनको भी बी टीम बताया जाता है। तो ये तो एक भटकाने का काम है। अच्छा, मायावती बहन जी का, और हमें लगता है ऐसा कि
कि चंद्रशेखर और मायावती एक दिन जरूर मिलेंगे और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और हमारी वो शीट्स लीडर है, हम आज भी भले ही हमारी पार्टी अलग है, लेकिन हमारे चंद्रशेखर जी उनको अपना लीडर मानते हैं और हम भी उनको लीडर मानते हैं। हम कभी उनकी बुराई नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ी नेता है। कई बार हमने इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर सुना है कि चंद्रशेखर रावण जी को ये कहते हुए सुना है कि हमने उनसे मुलाकात करी, बहन जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। आखिर ये मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, इतना मतलब दूरी क्यों बनी हुई है? इसकी राजनीतिक वजह हो सकती है, राजनीतिक वजह, उनका अपना एक वर्चस्व है, एक वजूद है, उनका एक वोट बैंक है। वो अभी उस पर समझती है कि हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है और हम फिर दूसरों का साथ क्यों लें। जैसे उन्होंने और भी चुनाव लड़े तो उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़े, इससे पहले भी चुनाव लड़ा, अकेले ही लड़ा। वो किसी के समर्थन से जब चुनाव लड़ती ही नहीं है। पूर्व में 2-3 बार समझते भाजपा से भी, कांग्रेस से और तुम्हारे समाजवादी पार्टी से समर्थन में चुनाव लड़ी है, लेकिन अब वो अकेले लड़ने का चुनाव बना चुकी है, क्योंकि वो सोचती है कि हमें हमेशा नुकसान होता है, हमारा वोट दूसरों को कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उनका वोट हमें कन्वर्ट नहीं होता है। यही सोच उनकी रहती होगी। और आने वाला भविष्य ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो उनका कार्यकर्ता है वो खुद चाह रहा है कि मतलब बहन जी और चंद्रशेखर की मुलाकात हो और एक दूसरे से मिलकर चुनाव। अच्छा, तो थोड़ा सा एक जो है एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो रहा है आजकल। एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है नेशनल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह हो रही है, रावण जी को लेकर हो रही है कि डॉक्टर रोहिणी खौरी है, उन्होंने एक एलिगेशन लगा रहा, आपने भी ये पढ़ा होगा न्यूज में, आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर ने उनका इमोशनल ब्लैकमेल किया है, शादी की सच्चाई छुपाई और सत्ता मिलने के बाद उन्हें ठुकरा दिया। डॉक्टर रोहिणी खौरी जिसे दर्द और निराशा के साथ सांसद चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी तक उन्होंने दे डाली है। क्या ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत बदला लेने की ये कोशिश की जा रही है या फिर सत्ता के खेल में रिश्तों को सियासी औजार बनाना एक खतरनाक आज के दिन में ट्रेंड बन चुका है? क्या हम आज भी ऐसे नेताओं से उम्मीद कर सकते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच फर्क न समझते हुए सत्ता की ताकत के पीछे चलते? क्या आप मानते हैं कि भारत में महिला न्याय प्रणाली अभी भी ताकतवर लोगों के आगे जो है कमजोर पड़ जाती है? प्लीज खान साहब। देखिए, भाजपा सरकार जो है ना, वो ताम दाम दंड भेद सारा सब कुछ अपनाती है। उसको सत्ता में बना रहना है, उन्हें चाहे वोट चोरी करके बने या वोट ना पड़वा करके। जैसे देखा गया कि संभल के अंदर और तुम्हारे कुन्नरकी में और रामपुर में जहाँ मुस्लिम बहुल्य सीट थी, वहां से भी वो अपनी सीट उसने निकाल दी, तो वहां पर वोट डालने नहीं दिया गया। तो इस तरह की जो रणनीति भाजपा अपनाती है, ये उसी का एक वो है कि उन्होंने किसी एक महिला को आगे कर दिया और उनको बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो जिस दमखम से लड़े हुए थे वैसे लगे हुए हैं, बल्कि वो गायब हो गई जिन्होंने आरोप लगाए थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो खान साहब, ये जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करी, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा के हिंदुत्व की, जो हम कहते हैं कि जो हिंदू संघ उनको लेकर चलती है, सनातन की बात करती है। कैसे आप जो है उत्तराखंड के अंदर, इवन चंद्रशेखर रावण जी पूरे देश में फैलाने की बात कर रहे हैं, कैसे सनातन को टक्कर दे पाएंगे हिंदू? जैसे हम कहते हैं कि यूपी में कटेंगे तो बटोंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसको जो है आप कैसे आप इसके साथ जो है संघर्ष कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड हिंदू का बहुल राज्य है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है वो गलत कर रही है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और हम जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती बहन मायावती की हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या लालू प्रसाद की हो, या ममता बनर्जी की हो, सारी पार्टियां हिंदू की है। एक सिर्फ ओवैसी की पार्टी मुस्लिम की है, उसको हम वोट देते नहीं है, बाकी सारी हिंदू पार्टी को वोट देते हैं। तो जब हम हिंदू पार्टी को ही वोट देना है तो आप में क्या बुराई है? हम भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? ये उनको अपने अंदर कमियां देखनी चाहिए। अगर वो जनता का विकास करे, भारत के लिए उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, तो मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जब हम एक हिंदू पार्टी को वोट देते हैं तो तुमने क्या बुराई है? इसके लिए भाजपा को सोचना चाहिए कि हमें मतलब कि हर तबके के, हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलें। ये ज्यादातर हंडिया पकने वाली नहीं है, क्योंकि आज भी ये लोकतांत्रिक देश है और आज भी जो है तब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं है। तो चंद लोग हैं जो बहकावे में आ गए, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनके बच्चे की हाथों में उसकी कलम की जगह हथियार आ जाएगा,
मॉब लिंचिंग के अंदर मैं समझता हूँ आपने एक आदमी को मार दिया मॉब लिंचिंग करके, लेकिन उस मॉब लिंचिंग को मारने वाले होते हैं कम से कम 10-15 लोग, और वो थके भाई नहीं होते हैं, वो होते हैं अलग अलग घरों से। एक आदमी मर गया, मान लिया हमने उसको मार दिया, लेकिन वो जब 15-20 लोगों पे जब मुकदमा दर्ज होता है ना, 15-20 घर बर्बाद होते हैं। हाँ वो तो है डेफिनेटली। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो मॉब लिंचिंग करते हैं कि हम एक को तो मारेंगे, हमारे 15 परिवार बर्बाद होंगे। और जो सरकार जो गंदी राजनीति खेल रही है, हमारे हाथ में कलम की जगह तलवार दे रही है, उसको हमें खत्म करना चाहिए और शिक्षा की तरफ सवाल करना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और रोजगार की बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। खान साहब आपसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने मॉब लिंचिंग की लेकर आपने बात ही कर दी, लेकिन आपकी भी पार्टी जो है आप पर एलिगेशन लगते हैं, जैसे कि अभी हाथरस का एक कांड हो रखा है, जो जिला अध्यक्ष साहब हैं उन पर जो है एलिगेशन लगा है कि डंपर चढ़ा, कांवड़ियों पर डंपर चढ़ाने की एक ऑडियो जो है क्लिप जो वायरल हो रही है। तो इसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, उनका नाम है प्रकाश चंद्र गौतम जी हैं, उन्हीं पर जो है कांवड़ी पर ट्रक चढ़ाने की बात का आरोप है। एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहते हुए सुनाई दे रही है, यदि हम सरकार में आ गए तो जितने भी कांवड़े चलते हैं उन पर 4-6 ट्रक चढ़ा देंगे। आप इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या इससे धार्मिक समूह, जातियों और अंतर्गत जो है फेमिनिस्ट की भावना क्या उत्पन्न नहीं हो जाएगी? खान साहब प्लीज। देखिए कुछ ऑडियो तो ना एडिट भी कर दी जाती है। अच्छा ओके। जरूरी नहीं है कि जो बोला गया वही है। आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, आप देख लेंगे, आप उसको कट करके अपनी आवाज भर सकते हैं, ये तो मोबाइल से हो सकता है ये काम। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसे उस ऑडियो में दिखाया गया है कि हम जो 10-15 ट्रक चढ़ा देंगे, ऐसा तो कोई बयान दे ही नहीं सकता, चाहे वो सत्ता में हो बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो। भाई मेरा धर्म का मामला अलग है, होता वो तुमको आपको सनातन धर्म को ना मानता हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो, जैसे हमारे सीजीआई साहब ने बुद्धिस्ट है तो उन्होंने, जबकि उन्होंने, मैं नहीं समझता हूँ, खैर उन्होंने कानून के हिसाब से उसको जवाब दिया, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन धर्म जो है हमारे घर तक सीमित है, हमारा इसका मतलब नहीं है हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो गाड़ियाँ चढ़ा देंगे। ये गलत बयानबाजी है और किसी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने ये डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया इसको, ठीक है। और जैसे कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी साहब से लेकर बातचीत करी, जिस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है पहले जो कि जौहरी में जो है पुनर्स्थापन विष्णु भगवान की 7 फीट की प्रतिमा जो है उसको स्थापित करने की बात की थी, PL दायर की गई थी। हालांकि जो है CJI साहब ने भी थोड़ा सा क्या पता विवादित बयान कर दिया, वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए था। लेकिन उस प्रकार से, जिस प्रकार से राकेश किशोर जी के द्वारा जो कि 71 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने बाद में जो है आगे जो है सनातन के नारे लगाए, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं खान साहब प्लीज? देखिए जहां तक मैं CJI साहब का बयान की बात करता हूँ तो उन्होंने कानून के दायरे में जवाब देना चाहिए था। धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, इसको मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि आप एक कानून पढ़कर कानून की रक्षा के लिए बैठे। और रही जो उनको जूता मारने वाली बात, जो उन्होंने मतलब ये कि जूता फेंक के मारा, तो संविधान हमारा इस देश की आत्मा है। कोशिश करी गई मारने की, असफल रही, फेंका है, ऐसा नहीं। बाद में कुछ वीडियो आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि फेंक के मार भी दिया था। अच्छा। कुछ वीडियो लोग कहते हैं कि मतलब ये कि कोशिश की थी, पकड़ लिया, लेकिन एक वीडियो हम देख रहे थे उसमें ये भी था कि फेंक के मारा गया है। अच्छा। अब वो सत्य तो वहाँ वही होगा जो भी होगा, लेकिन वो कोशिश भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी को थप्पड़ दिखाते तो मारा नहीं। कोशिश भी खतरनाक है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत जो है खतरनाक, वो तो लोकतंत्र पे हमला है। अगर गवई साहब ने उनको माफ भी कर दिया ना, तो हमारे देश के मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ठीक है खान साहब, आपने अभी उत्तराखंड की राजनीति में देखा होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर धामी साहब ने जो है 1000 करोड़ से ऊपर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ तक कि मैं सुन रहा था कि आसाम मेगा और नॉर्थ ईस्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां तक उन्होंने पैसा दे दिया, पोर्टल को पैसा दिया प्रचार प्रसार के लिए। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जब आदमी काम नहीं करता है ना धरातल पर, तो उसको प्रचार का सहारा लेना पड़ता है। वही मोदी जी करते हैं। आप देख लिए एक बोर्ड लगा पूरा नेशनल हाईवे, हमने देखा कि मोदी जी है पढ़ लेते, उनके बराबर कोई होता भी नहीं है, छोटा मोटा नेता भी कोई नहीं होता, मतलब उनके अमित शाह तक नहीं होते उनके होर्डिंग में, अकेले चमकते हैं। अब तो ये प्रचार का जो सहारा लेना है, इसलिए मीडिया जो है वो सब उनके गोद में बैठ गई है। अब मीडिया की मजबूरी है, बड़े बड़े उनको कारोबार मिलना है, उनको बड़े बड़े ठेके मिलना है, पूरे हवाई जहाज की एयरपोर्ट उनको मिल जा रहे हैं, तो वो तो भैया उसकी कहेंगे, उनको चाहिए मोदी।
तो उन्होंने मोदी को बनाए रखना है, क्योंकि उनको जितने भी है, चाहे बाहर विदेश जाते हैं तो वहाँ से भी ठेका ले जाते हैं वो। तो मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो उनकी जो मीडिया है वो मोदी जी के समर्थन में है और विपक्ष को दिखाती नहीं है। और जब तक मोदी जी रहेंगे या जो उन उद्योगपति के समर्थन में रहेगा, ये मीडिया उसके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस आ जाए या भाजपा आ जाए या कोई अदर पार्टी आ जाए, क्योंकि उनको अपना पैसा कमाना है। और पैसा कमाना यही तरीका है कि जो उनके साथ में खड़ा हुआ है वो उसका समर्थन करें और उसकी वाहवाही करें, चाहे वो कितना भी गलत काम करता हो, उसको उन्होंने हाई प्रोफाइल बना के रखना है। तो खान साहब, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन में जो है पूरे देश के अंदर अपनी खूंटी को गाड़ के रख दिया है, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा वही चीज में आ रहा हूँ कि सनातन की बात कर रहा हूँ मैं, बैकबोन जो है उसकी आरएसएस है। जिस प्रकार से आपने देखा कि आरएसएस भी स्थापना अपना मना रही है। आप मार्केट के अंदर देखो, मैं खुद ही फील्ड में उतरता हूँ तो गाँव तक आरएसएस पहुंच गई। कैसे अपना जो है सरकार बनाने पर आ जाएगी, या इंडिया गठबंधन के साथ जो है आप है। मुझे जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, उनकी आय का स्रोत क्या है? एक गैर राजनीतिक जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और वो 200 करोड़ 2,000 करोड़ का वो अपना आलिशान ऑफिस बना ले रही है, और उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है। तो किस कारण दी है सुरक्षा? वो हमारा पैसा, टैक्स का पैसा है। किस लिए सुरक्षा दे रहे हैं आप? उनके पास आए कहाँ थे? ये इतना बना कहाँ से लिया उन्होंने मकान में? ये अपना इतने मतलब ये हाई प्रोफाइल जो उन्होंने ऑफिस बना रखे हैं, ये इनकी सबकी जांच होगी अगर हम सरकार बदलेगी तो। आज के दिन में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी जो है पहले गरीब घर से थे, जैसे कि मैंने रिसर्च किया, मैंने अध्ययन किया है कि उन्होंने स्कूल खोला, एक छात्र राजनीति से जो है आए, उनके साथ बचपन में गलत व्यवहार है, तो उन्होंने कई कामों को किया है। तो आज के दिन में चंद्रशेखर रावण जी जो है आज बड़ी बड़ी कारों से घूमते हैं। एक बार आपने देखा कि विदेशों में जो है वीडियो भी वायरल हुई थी, और यहाँ तक कि आज के दिन वो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो है आज इतने बड़े व्यक्तित्व बन चुके हैं, आदमी हो गए हैं, ये उनके लिए क्या ये सब नॉर्मल है, जैसा कि मोदी जी या राहुल गांधी जी या अन्य कोई और? आसमान की तरफ देखना चाहिए। अगर वहां देखोगे ना तो पूरा ब्रह्मांड हमारा है। वो भले ही धरातल से उठ कर आए हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम भी धरातल से उठ कर आए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन से उठ कर आए और आसमान तक पहुंचे। ये उनका विजन और उनकी मेहनत और उनकी लगन काम आई। आप एकदम किसी काम के लिए जुनून बना लेते हैं, तब आप एक शीट से पहुंच सकते हैं। अब IAS बनने की तैयारी कीजिए और आपको किताब पढ़ने में नींद आने लगे, तो आप IAS बनने की तैयारी करें। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए उसे पढ़ने का, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो चंद्रशेखर जी के अंदर वो जुनून है और वो एक दिन बहुत ऊपर शीट से पहुंचे, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऊपर पहुंचे। खान साहब, इसके लिए मुझे माफी करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आने वाले समय विवादों में हो सकता है। मेरा मत भी है और लोगों का मत भी है, मैं कमेंट्स में जो देखता हूँ कि आप बार बार आरक्षण की मांग को करते हैं, चाहे हम कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट से ST OBC। हालांकि मैं इससे जरूर हूँ कि भारत के अंतर्गत जो है आरक्षण जरूरी है, क्योंकि जो निम्न व्यक्ति हैं उनको आज तक उतनी पहुंच नहीं मिल पाई है देश के अंतर्गत। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि असल में आपके हकों को आज, यानी कि SC ST OBC जो भी हैं, उनमें जो है आज के दिन में कुछ लोग धनवान बन चुके हैं, लेकिन जो निम्न व्यक्ति है उसमें जो हमारे पिछड़े लोग पिछड़ रह चुके हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बार बार बेनिफिट वही लोग ले रहे हैं और निम्न व्यक्ति को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, अंतिम व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलने देना है? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, आरक्षण अब तो पहली बार बचा नहीं है, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और आपकी बात ये सही है कि जो एक बार मतलब एक या 2 बार आरक्षण का लाभ ले चुका है, उसे दूसरों को मौका मिलना चाहिए, जो हमारा पूरा समाज ऊपर उठ सके। ये इसीलिए आरक्षण लागू किया गया था। अब आरक्षण की बुराई तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी सत्ता से में जो आरक्षण है उसका कोई विरोध नहीं होता। जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं आरक्षण की बदौलत, और जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, अभी CJI पर जूता ही फेंका, 131 सांसद है हमारे, एक भी नहीं बोल पाए। तो वो तो सत्ता की चौकीदारी कर रहे हैं। हमें तो कहते हैं कि राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाए तो बढ़िया है। तो जब हमारी वो आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को हमने अचार डालना है क्या? हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे संसद में पहुंच कर हमारी आवाज उठा सके। वो तो वहां आके मौन हो जाते हैं, बल्कि सत्ता के गाने गाते हैं। तो आरक्षण जो है
वो वक्त की ज़रूरत है। और अभी भले ही 70 साल होगा, ये सरकारों की कमी है कि 70 साल के अंदर उन्होंने उनको बराबर कर देना चाहिए था। अभी भी दवा गुजरा समाज बचा हुआ है, अभी भी हमें घोड़े पे से उतार दिया जाता है, अभी भी मटका पे स्कूलों में पानी पीने से बच्चों को मार दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, जातीय भेदभाव खत्म नहीं होगा, समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में लिखा है वो नहीं आएगा, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। तो खान साहब, जिस प्रकार से आप बोले कि दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मैं भी काफ़ी देखता हूँ, सुनता हूँ कि कई बार जो है, जैसे हाथरस का कांड चंद्रशेखर रावण जी ने उसको बड़ी गर्मी जोशी के साथ उसको रेज किया था, उठाया था, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कभी जो है मूत्र तक जो है कर दिया जाता है और दलितों के साथ वास्तव में अत्याचार होता है, रैपिड एक्शन होता है, जिसे हम बलात्कार कहेंगे या रेप कहेंगे, चाहे कुछ भी कहेंगे। तो आप किस प्रकार से, किसी दिन ये हट पाएगा, लोगों की सोच को किस प्रकार से बदला जा सकता है? तो ये मुझे नहीं लगता इतने बड़े देश के अंदर ये अपराध रुक सकते हैं। अपराध तो इंसान के अंदर खुद जन्म लेता है, वो किस जगह पड़ा है, कैसे माहौल में रहा है। हमारे बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित बनकर हम लोग मतलब ये कि शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा भी हमारा विचार कैसे है। शिक्षा लेने वाला एटम बम भी तो बनाता है, मान लीजिए। जो साइबर क्राइम करते हैं, लोगों को पैसे लूटते हैं, वो भी तो शिक्षित होता है। तो शिक्षा भी होने के बाद भी हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे सोच है, वो और विकसित नहीं हुई, वो समाज के प्रति जागरूक नहीं है, तो हम शिक्षित हो गए बेकार हैं और फिर हम अपराध का रास्ता पकड़ेंगे। और जिस तरह से सरकार ये कलम की जगह हथियार पकड़ रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, तो सीधी सी बात है कि तब आने वाला समय इससे भी बुरा होने वाला है, अपराध और बढ़ेंगे। क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो चोरी चकारी होंगी, बहुत से ऐसे घटनाएं घटित होंगी। तो खान साहब, कई बार जो है, जो संविधान के हमारे निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, कई बार उनकी मूर्ति को तोड़ने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन कई बार जो है उनको जो है भगवान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो अब जो हमारे सनातनी लोग हैं या धार्मिक हमारे गुरु हैं, प्रवचन जो देते हैं, उनका ये कहना है कि भीमराव अंबेडकर को भगवान के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, कि भगवान जो है एक ही है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमारे भारत के अंदर 333 करोड़ देवी देवता है, सब एक ही भगवान को नहीं मानते। अलग अलग जगह आप कर्नाटक चले जाइए, वहाँ दूसरे भगवान है, यहाँ चले जाइए बाहर में कुछ और है। और जिनके जीवन में उजाला है, जिनको बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, वो उनको भगवान क्यों नहीं मानेंगे? उनको तो भगवान से भी बढ़ के मानना चाहिए। अब मैं थोड़ा मुस्लिम समाज से हूँ, इसलिए मेरा बयान थोड़ा विवादित हो जाएगा, मैं कहना नहीं चाहूँगा इस बात को। समझे कि किसी की धर्म पे आस्था उसकी अपनी निजी जिंदगी है। मैं अगर मुस्लिम समाज से हूँ तो मैं अपने खुदा को मानूं ना मानूं, होता मैं भी ना मानता हूँ। तो ये धार्मिक चीज़ें ना राजनीति में आनी चाहिए, ना जीवन में आनी चाहिए। हर आज जब हम कहते हैं गॉड एक, तो किसी ने हिंदू बना तो वो भी उन्होंने बनाया, मुस्लिम बना वो भी सिख बनाया, वो भी। ये तो है नहीं कि किसी ने क्षेत्र बांट दिया हो कि साहब यहाँ पर अंग्रेज पैदा होंगे। भगवान ने या अल्लाह ने या गॉड ने तो बांटा नहीं किसी को। अलग अलग जगह पर अलग अलग हुआ। कहीं पर ठंड पड़ती है तो 12 महीने ठंड पड़ती है, कहीं पर 3 मौसम है, कहीं 2 मौसम है। तो ये प्रकृति का नियम है। और हर जगह अपने अपने भगवान, अपने अपने गॉड मानने के लोग भी हैं। जैसे जिस माहौल में वो पैदा हुआ है, जिस माहौल में पढ़े, उसी के अंदर है। मैं अगर हिंदू घर में पैदा होता तो मैं आज हिंदू होता, मैं मुस्लिम में पैदा हो गया तो मुस्लिम हूँ। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं। तो खान साहब, आपने जो बातें करी है ना, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक इंडियन आर्मी पैट्रन हूँ। जब मैं भारतीय सेना में था तो वहाँ पर होता है सर्वधर्म स्थल, यानी कि सभी धर्मों की जो है वहाँ पर समान रेस्पेक्ट की जाती है। मेरे जो बैचमेट हैं, जो बड़ी हैं, तो वहाँ पर जो है मेरे बैचमेट मुस्लिम भी थे। हम जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर पीर बाबा की पूजा किया करते हैं। मैं ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। और नंबर दूसरा, हम जो है, मुझे आज भी याद है, मैं
कहीं कोर्स में गया था, कहीं पर गया था, तो वहाँ पर बृहस्पतिवार को पूजा होती है, मतलब वहाँ पर मस्जिद के अंदर। तो वहाँ हमने खीर खाई थी वहाँ, अभी मुझे याद है। और इवन फौज के अंतर्गत जो है अगर कमांडिंग ऑफिसर अगर मॉमडन हो जाता है तो डेफिनेटली उस मंदिर में जो वो आरती को उतारता है, वो आरती में बैठता है। और जो हिंदू अगर कमांडिंग ऑफिसर हो जाए या जनरल हो जाए, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। लेकिन आखिर क्यों सिविल के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान इत्यादि में इस प्रकार से भेदभाव क्यों हो जाता है? इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक हटकंडा, षड्यंत्र और बांटने का काम किया जाता है इसमें? देखिए 1857 के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ भारत की आज़ादी के लिए, विरोध सरकार का विरोध शुरू हुआ, तो उसमें सारे धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे। और आज भी देख लीजिए सबसे ज़्यादा उन जो शहीद होने वालों का नाम मुसलमान का है। तो अगर हम एकजुट ना होते तो ये देश आज़ाद ना होता। और एकजुट होने की वजह से हमारे देश ने तरक्की भी करी, विकास भी हुआ। अब ये जो बांटने की राजनीति हो रही है, ये सरासर गलत है। ये देश के खिलाफ, देश के हित में भी अच्छी नहीं है। और हम जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, आज भी मैं थोड़ा पेंटिंग का काम करता हूँ, तो स्कूलों में जो एक बस होती है, कभी भी आपने उसके अंदर किसी भी बस के अंदर ओम, अल्लाह या स्वाल या तुम्हारे ईसा मसीह का चिन्ह वो बना हुआ नहीं देखा हो। ये आरटीओ से आदेश है कि ये शिक्षा का मंदिर है और स्कूल के अंदर किसी भी तरह का मनुष्य का धार्मिक ना पढ़ाया जाए। लेकिन जैसे अभी हो गया था, गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे स्कूलों के अंदर, वो सरासर गलत है। उसमें हर समुदाय के लोग पढ़ते हैं और शिक्षा को शिक्षा तक रहने दें। शिक्षा का एक मंदिर है, तो शिक्षा को का बंटवारा ना करें, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में ना बांटें। ये हमारे देश के लिए भी गलत होगा। और क्योंकि जब बचपन से अगर हम उस चीज़ को, हिंदू मुस्लिम की नफरत लेकर जवान होंगे, तो हम जब तक हम जवान होंगे बम बन चुके होंगे, ये समाज में फट जाएगा बुरी तरह से। आज जो लोग जो हिंदू मुस्लिम की नफरत कर रहे हैं, जब जो 50-60 के साल, 60 साल के, 71 साल के देख लीजिए, तो जो उनके बच्चे होंगे वो क्या देख रहे होंगे? वो तो जब वो जवान होंगे तो उनकी मानसिकता क्या होगी? ये देश बिगड़ जाएगा। उनको समझना चाहिए कि वो प्रेम मोहब्बत से सबसे मिलजुल कर रहे हैं, तभी देश तरक्की भी करेगा और जो बच्चों का जो भविष्य है वो भी सुधरेगा, वरना बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। खान साहब, थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा आपका, ज़्यादा नहीं लूंगा। जिस प्रकार से आज बिहार के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार के अंतर्गत जो है भीम आर्मी का किस प्रकार से वहाँ पर जो है रणनीति है, क्या पोजीशन है, क्या वहाँ की स्थिति भीम आर्मी क्या बना पा रही है? लेजिस्लेटिव विधानसभा चुनाव में कितनी सीट आपकी आने वाली उम्मीद होती है आपकी? देखिए, हमारा अभी जो गठबंधन हुआ है ओवैसी साहब से हुआ है बिहार के। अच्छा। तो पूर्व में ओवैसी साहब की शायद 3 सीटें थी या 5 थी। अच्छा, मुझे पक्का करना नहीं, थोड़ा कंफ्यूज। अब जब हम मिलकर लड़ेंगे तो बिहार के अंदर भी हमारी अच्छी पकड़ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, तो वो सीटें बढ़ेंगी, अब से बढ़ेंगी। और हो सकता है कि सत्ता में भागीदारी भी हो जाए। तो बिहार के अंदर तो हम वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक तकलीफ होती है कि बिहार के लोग पूरे भारत में काम करते हैं और इस जगह से उस जगह जा करके, जब उत्तराखंड से बहुत लोग गए हुए हैं बाहर काम करने के लिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन सत्यापन के नाम पर जिस तरह से बिहारियों को परेशान किया जाता है, वहाँ तो वो 10-10 हज़ार रुपये की भेंट दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं बिहारियों की, और यहाँ पर ऐसा परेशान करते हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं और ये आतंकवादी है, उग्रवादी। कहाँ पर? उत्तराखंड में? उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात ले लो, यहाँ पर आए दिन सत्यापन होते हैं। अब ये बताइए, जो आदमी 15-20 साल से हल्द्वानी में रह रहा है, तो उसका सत्यापन कहाँ से होगा? बिहार से होगा। बिहार में क्या मालूम पुलिस को इसने कोई जुर्म करा है नहीं करा। हर 6 महीने में सत्यापन हो रहा है, तो फिर कहते हैं बिहार से लिफा के लेकर आओ। तो बताओ, वो आदमी रह यहाँ रहा है, बिहार की पुलिस को क्या पता? तो ये सत्यापन की प्रक्रिया को बनना चाहिए। और जिस तरह से बिहारी के लिए वहाँ पर मोदी जी अपना दर्द और दुख और तकलीफ उनके सामने दिखा रहे हैं, सब पूरे भारत में बिहारी है, उनको मतलब ये कि इस तरह का विरोध ना करें। जो मतलब ये कि बिहारी मजदूर यहाँ आना छोड़ दें। बहुत से काम ऐसे हैं कि बिहारी मजदूर के बिना काम ही नहीं होते। हमारी यहाँ गोला है, गोला काम यहाँ का कोई भी मजदूर कर ही नहीं सकता, वो बिहारी ही कर सकते हैं, क्यों? बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, बिहार से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। और उसको अच्छा थानों में जाकर देखिए, उनका नाम से क्राइम भी नहीं होंगे। आप क्षेत्रीय थानों में जाकर पूछिए
कोई विवाद नहीं, कोई क्राइम नहीं, उसके बाद भी उनको दुश्मन समझा जा रहा है। तो इसको सरकार को देखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्यापन करवाएं, हम उससे वो नहीं है कि वो सत्यापन हो सकता है कोई गुंडा बदमाश हमारे बीच में आकर रह रहा हो, क्या जुर्म करके आकर रह रहा हो, सत्यापन करवाएं, लेकिन उनका सरलीकरण करें। जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनका सत्यापन यहीं से होना चाहिए, ना कि बिहार से होना चाहिए। खान साहब, आपने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बातचीत करी थी कि हमारी जो है 2027 में इतनी सीट आ सकती है, तो क्या लगता है आपको, जब आप उत्तराखंड में आपकी सीट आ जाएंगी तो आपका जो पोजीशन आपकी है वो किसको सपोर्ट करेगी? इंडिया गठबंधन कांग्रेस को करेगी, या यूकेडी की आती तो यूकेडी को करेगी, तो किस प्रकार से होगा? देखिए, ये तो केंद्र का मामला है, इसमें तो मेरा हस्तक्षेप सही नहीं है, क्या होगा। और वैसे मेरा जो अपना मानना है कि अगर उन्होंने भाजपा को सपोर्ट कर दिया तो पूरा ये बिखर जाएगा, क्योंकि हम लोग भाजपा के खिलाफ भी विरोध में ही, मतलब हम बीमारी में, तो हो सकता है फिर वो क्या गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन से हो। मैं जब बचपन में हम जब देखा करते थे तो बचपन में मायावती जी की जो है उनकी बहुत विशाल रैली हुआ करती थी। आपने बागेश्वर लेकों को बात करी थी, पिथौरागढ़ को लेकर बात करी थी, काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जो है बीएसपी यानी कि जो अपना ये बहुजन समाज पार्टी है उत्तराखंड में पूरी तरह बिखर गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या भीम आर्मी कर पाएगी वास्तव में अपने जो खूंटी गाड़ पाएगी, एक खूंटी गाड़ पाएगी? देखिए, हमारा शुरुआती दौर है और संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। ये भविष्य की गिरफ्त में छुपा हुआ है कि हम पहाड़ में कितना चढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी कहा ही था कि 4 बार मुख्यमंत्री रही तब भी एक सीट नहीं मिली, तो पहाड़ में दलित समाज थोड़ा कम है। तो हो सकता है कि कोई अच्छा चेहरा मिले और हमसे वहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाए। तो आपका जो भीम आर्मी है, जिस प्रकार से मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, यानी कि धनवान पार्टी है, कोई शक नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास। और फिर उसके बाद कांग्रेस है। हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो मैंने यूकेडी वालों से भी बातचीत करी कि यूकेडी वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तौर पर इवन एक एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम गाँव जन तक जाके 2027 में जो है लोगों को समझाएंगे पहाड़ के बारे में। तो उनकी राजनीति वो लोग कर रहे हैं। तो आपका जो है इस प्रकार से फंड को लेकर और ये जो साधन है, संसाधन है, उसको लेकर आपका क्या प्लान है 2027 विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो सही बात है कि भाजपा पे बहुत पैसा है और उसने इस चुनाव को ऐसा बना दिया कि गरीब आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता। लेकिन ये भी सच है कि भाजपा के प्रत्याशी हारते भी हैं। पैसा तो वो भी उतना ही खर्चा करते हैं। सारी बात पैसे पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि जो भी कार्यकर्ता लगता है उसको रात को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और वो उसको पूरा कर देती है, इसलिए वो कार्यकर्ता को ज़्यादा इकट्ठा कर लेती हैं और इसीलिए चुनाव भी थोड़ा बहुत जीत लेती हैं। लेकिन चुनाव वो मुझे नहीं लगता वो पैसे के बलबूते पे जीत रही है, किसी और बलबूते पे जीत रही है। जैसे वोट चोरी की मैंने बात करी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली के अंदर देखा, कई चुनाव हमने ऐसे देखे जहाँ पर उनकी लहर ही नहीं थी और बहुत बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए बिल्कुल लहर नहीं थी। मैं तो महाराष्ट्र गया था, मैं वहाँ पर एक महीना रहा हूँ, मैं अपने निजी काम से गया था। तो वहाँ पर कोई नाम लेने वाला नहीं था भाजपा का, लेकिन वहाँ पर ऐसी प्रचंड बहुमत से जीत कर, तो कहीं ना कहीं ये जो घोटाले करके जीत रही है, ये संवैधानिक अधिकारों पर डाका है, लोकतंत्र को की हत्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप काम करो, समाज के अंदर काम करोगे, वोट आपको खुद मिलेगा। आपने खान साहब वोट चोरी को लेकर बात करी, ये बहुत स्लोगन ही बन गया, जो कि हम राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया, वोट चोर गद्दी छोड़, और उत्तराखंड में पेपर चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार से ये नारे बहुत फेमस है। अभी चौखुटिया में सीएससी की मांगों को लेकर, वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। अनशन में लोग बैठे हुए हैं, किसी ने जो है जल समाधि और एक कृष्णा हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उत्तराखंड में जगह अनशन हो रहे हैं बीच में पेपर को लेकर। क्या लगता है आपको? ये पेपर उत्तराखंड में लीक थोड़ी हुए हैं, ये तो इनकी रणनीति है। जब नौकरी नहीं देनी है तो एक फार्म बच्चे का 500 रुपए का है, नौकरी है 50, फार्म भरवा लिए 500 का पैसा डकार गए। पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, बाद में पेपर लीक करके बहाना बना दिया था, पेपर लीक हो गया, नौकरी देनी नहीं है। तो ये तो पूरे भारत में हो रहा है। आप जितने भी पेपर देखिए सारे लीक हुए हैं। कौन सी नौकरी मिली 2016 में, 14 के बाद बताइए कितनी नौकरी मिली लोगों को। और रहा स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य के अंदर वहाँ पर डॉक्टर की कमी है,
ये डॉक्टरों पे या हमारे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे ये ध्यान ही नहीं कम दे रही है सरकार। बस स्कूलों को बंद कर रही है। बंद करने का मतलब क्या है? जो उसमें टीचर है वो कहाँ जाएंगे? जो नई भर्ती आप कर ले रहे डॉक्टरों की, जो डॉक्टर कम है, अस्पताल में जाओ दवाइयाँ नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ रहा है। आप शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी पढ़ नहीं सके। आप प्राइवेट में चले जाओ तो प्राइवेट आप छोड़ दे, इलाज लेके चले जाइए, आपका 8-10 हज़ार रुपये उठने हैं, वो इतनी जांच वाँचें लिख करके आपको मतलब ये बिल्कुल बना देंगे। और दवा क्या देंगे? 2-3 गोली दे देंगे, उससे आप ठीक भी नहीं होने वाले नहीं हो। कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो आदमी ठीक हो जाए, बस उसका कंट्रोल हो जाता है। और जांचों के नाम पर ठग लेते हैं। मैं खुद इसका पीड़ित हूँ। हल्की सी मेरी थोड़ी परेशानी हुई थी, मैं दिखाने गया, 16,000 की जांचें रखी हुई सामने। और वो मैंने एक आम आदमी से कहा, उन्हें यानी गोली खा लो मुझसे। वो भी वही गोली खाता था जो मैंने अपनी परेशानी बताई, और मैं वही गोली खा रहा हूँ। उसकी जांच वाँच जो दवा लिखी थी बेकार है, वो दवा भी काम में नहीं आई। और जो उस बेचारे ने दवा मुझे बताई थी वो मेरे काम आ गई, वो मुझे फायदा कर रही है। तो वो तो लूट का अड्डा बना दिया है इन्होंने। स्वास्थ्य इसलिए बंद कर रखे हैं हॉस्पिटल वगैरह कि वहां से चंदे आते हैं मोटे मोटे। भाई इन्होंने तो जो दवाइयों को विक्रेता थे, जहाँ दवाइयाँ बनती थी, उनको लूट खाया, उनसे इतने मोटे मोटे चंदा ले लिया। अब वो दवाइयों को पैसे बढ़ा के हमसे वसूल कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो चंदा दे दिया उनको, अब वो चंदा वसूल भी तो करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह चंदा आया है। चंदा का पैसा कहाँ से आएगा? अपनी जेब से देंगे। वो जो एक बॉल पेन बनाते हैं ना, बॉल पेन के अंदर जो एक निब होती है, निब के अंदर जो बॉल होती है छोटी सी जो घूमती है, वो उस तक का पैसा जोड़ते हैं। वो उद्योगपति है वो, जिसको हम इग्नोर कर देंगे, इसका क्या करेंगे। तो वो जो चंदा वगैरह जो दे रहा है वो सारा हमसे वसूला जा रहा है। सरकार तो कह रही है चंदा हमें दो, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो खान साहब थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में भीम आर्मी जो है केवल दलित, जो SC ST OBC है और जो मोमडन बहुल है, क्या उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश कर रही है? इवन यही एग्जांपल जो है पूरे देश में क्या सेट करने की जा रही है कि दलितों को ही जो है उनके वोट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है? देखिए दलितों की बात नहीं है, हम जो नीचे तबके में जो पीड़ित लोग हैं, लोग उनकी आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है किसी जनरल कैटेगरी की लड़की का बलात्कार हो गया तो वहाँ भी मार दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बीच में भी वो IPS अपना जो थे उनके वहाँ पर भी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो भीम आर्मी चंद्रशेखर उन्होंने भी आवाज उठाई थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है। जहाँ हमारा दबा खुजला समाज है, हम उसकी आवाज बनते हैं। अब आप उसको किसी विशेष समुदाय से जोड़ दो, तो दबा खुजला समाज कौन है? आज तक अभी तक जो है दलित समाज है, मुस्लिम समाज है। तो हम लोग इसलिए ऐसा लगता है कि हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी ऐसी होती है, हमारे पास बहुत से ऐसे लोगों को फोन आते हैं कि हमारा पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा रही है, तो हम जाकर लिखवाते हैं। सभी लोग लिखवाते हैं। कोई किसी के अभी मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दे रहा था, मैंने अभी परसों ही उसके पैसे दिलवाए क्या करके। वो ठाकुर साहब थे वो हमारे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सबकी बात बनते हैं। जो अपनी समस्या लेकर हमारे पास आएगा हम उसकी सुनते हैं। ये नहीं कहेंगे उससे कि तुम मतलब सर्वण जाति का यहाँ हमसे नहीं सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। खान साहब ने जो है मोमडन्स को लेकर बातचीत करी, लेकिन मोदी जी भी तो यहाँ पर मोमडन्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि पसमिंदा मुस्लिम भाई हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो उनका एक ट्रेंड है, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। उन्होंने दिखाना होता है कि मतलब मैं कभी साथ में उनका साथ में भी हूँ। उन्होंने 3 तलाक लेकर आया, महिलाओं को मतलब कि महिलाओं को दे रही हूँ। मुझे बताओ 3 तलाक से कौन सा किस महिलाओं को फायदा हो गया आज? तो ये तो उनका खाली बहाना है। वो अभी वो ले आए थे तुम्हारे कश्मीर का मुद्दा लिया है कि सब वहाँ कोई भी जाकर प्लॉट खरीद सकता है। बताएं कितने प्लॉट खरीद लिए लोगों ने जाकर। ये वहाँ की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, कितने लोग शादी करके लाए। ये एक भ्रम फैलाने की वो डाइवर्ट करते हैं। जब उनकी सरकार में कहीं ना कहीं उनकी उछलना होती है, जब जहाँ उनका विरोध होता है, तो वो फिर मतलब ये कहीं ना कहीं मुद्दा गया, कहीं हिंदू मुस्लिम का। जैसे अब वोट चोरी गद्दी छोड़ का हो रहा था, तो उन्होंने ये बरेली में करवा दिया। बताओ आई लव यू मोहम्मद बोलने पर, किसी से प्यार जताने पर भी कोई मतलब अपराध होता है क्या? मैं आई लव भीम बोलता हूँ तो क्या मेरे को मुकदमा दर्ज होगा? आप आई लव गणेश बोलो, आई लव महादेव बोलो, तो आपको क्या मुकदमा दर्ज होगा? अरे हम तो अपने भगवान से अपनी हमारी इस पर आता है, हम उसको मोहब्बत जताना है। हम किसी को बुरा कहते हैं, हाँ वो ये कहते हैं आई हेट
महादेव, हम्म, तब मुकदमा दर्ज होना जायज था। हम्म, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने में मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति है। हम्म। जो बिहार चुनाव हो रहे थे और वोट चोरी का इल्जाम लग रहा था, उसको दबाने के लिए इन्होंने ये सब भ्रम फैला रखा है समाज के अंदर। अच्छा, जो बरेली के अंतर्गत जो हुआ है, तो आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर बरेली ही- में नहीं हुआ है, बरेली में नहीं, बहुत जगह, कानपुर से शुरू हुआ था, बरेली में हुआ और अन्य जगहों में जहाँ उन्होंने दिखाया। किसी ने अपने घर में पोस्टर भी लगा दिया है, मेरे घर में अगर आयत लगी हुई है, कुरान शरीफ की आयत लगी है, तो क्या उसमें उखेड़ फेंकूंगा मैं उसे। लेकिन कहीं अलग लिखा देखा तो उसको पोस्टर उखाड़, पुलिस ने पोस्टर उखाड़ दिया और घर में पकड़ के भेजेगा। अच्छा, और किसी के दरवाजे में लगा हुआ है, किसी ने उसमें क्या इतराज है भाई? उससे कोई समाज के अंदर बुराई हो रही हो, समाज के अंदर उसका गलत मैसेज जा रहा हो, कहीं लड़ाई झगड़ा होने का खतरा हो, तभी तो आप करोगे। एक संदेश है वो, तो आई लव मोहम्मद का, तो उसको विरोध हो रहा है। तो योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये हुआ है प्रकरण? अब मेन तो यूपी से ही उठाए। देखिए, योगी सरकार, जो आदमी ना, हमारे सत्ता की बहुत बड़ी परेशानी यही है कि जो दबंग होता है, जो गुंडा बदमाश होता है, उन पे कितने मुकदमे थे सबको पता है। तो जब ऐसे लोगों को पावर दे दोगे तो फिर ये होना ही। हम एक शरीफ आदमी जिन्होंने 20 साल समाज सेवा करी हो, आज आप उसको चुनाव में खड़ा कर दो, मैं तो 5000 वोट नहीं आएंगे, चाहे उन्हें 5000 लोगों को खून दिलवा दिया हो। लेकिन एक गुंडा बदमाश जो सबको डरा कर रहा हो, उसके पीछे भीड़ चली जाती है, उसको वो जीत के जाएगा। तो ये हमारा समाज जो है थोड़ा दबंग टाइप के लोगों को पसंद करता है, शरीफ आदमी पसंद ही नहीं करता। इसी के तहत उन्होंने जिसमें एक हिस्ट्री शीटर हमारा जो चढ़ी मारते हैं, वो हमारे को बने हुए हैं। तो खान साहब, आप अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तराखंड की जो अपना आपका टारगेट है, उसको क्या आप दिशा देना चाहते हैं इवन देश के लिए, और अपने भीम आर्मी के संस्थापक जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे प्लीज? देखिए, उत्तराखंड के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर है और ये पर्यटकों से भरा हुआ है। यहाँ पर पर्यटक ही आते हैं और उसी से हमारे संसाधन, हमारे घर बार चूल्हे जो भी चलते हैं, उसी से चलते हैं। प्लीज यहाँ का माहौल खराब ना करें, वरना हम लोगों पे तो कम मुसीबत आएगी। जो लोग ये काम करते हैं, पहाड़ के अंदर ज्यादातर हिंदू समाज रहता है, तो वहाँ पर लोग नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पर उनका कोई सामान बिकेगा नहीं, होटल वगैरह किराए पे उठेंगे नहीं, तो परेशानी उनको ज्यादा आएगी। तो ऐसा माहौल पहाड़ का ना बनाए जिससे कि आने वाले समय में पर्यटक ना पहुंचे। एक बार कश्मीर का जब वहाँ पर हुआ था, आतंकवाद का चला था, तो वहाँ बिल्कुल पर्यटन खत्म हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा चला है, तो फिर ये अभी 28 लोग फिर मारे गए, तो फिर वहाँ पर्यटक रुक गया। यहाँ नैनीताल की घटना हुई तो 1 महीने तक वहाँ पर पर्यटक नहीं आया, तो किसका लॉस हुआ? मुझे पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया, उसको सजा देने के लिए कर लिया, फिर हमने आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? खाली एक मुस्लिम के नाम से कि ये मुस्लिम है और उसको आप तूल दे दो, ये उचित नहीं है। समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, और जो मैं काम करता हूँ, मेरा तो 90% 95% हिंदुओं से काम है और कोई मुझे बुरा नहीं कहता। और ये हकीकत है कि किसी भी, अगर जो मुसलमान के विरोधी है ना, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे दादा परदादा या तुम्हारा किसी मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। उनके चाचा ताऊ ने उनकी जमीन हड़प ली होगी, उनका विरोध बुरा करा होगा, लेकिन किसी मुसलमान ने नहीं करा होगा। लेकिन फिर भी तो एक लहर चली जो मतलब नफरत की, उसके अंदर वही बहते चले गए। तो ये आप पढ़े लिखे हो, आज का समाज जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, ये सोचना और समझना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। शुक्रिया नफीस अहमद खान साहब, आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं। तो आपने हमसे बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार, आपने आज जो है देशभक्त डायलॉग के माध्यम से जो है नफीस अहमद खान, जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, आपने उनके वक्तव्य को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है उनके विचार समझ में आए होंगे। अन्य रिपोर्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ अन्य पेशकश में। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।